हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और अभी तक हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H for a salt of weak acid and a strong base is given by, ठीक है ना। हमारे पास एक सोल्ट गिवन है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है और इसके लिए हमको H निकालना है। तो कोई एग्जांपल बता सकता है इस सोल्ट का क्या होगा जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो ये सोल्ट हो सकता है हमारे पास CH3COON। देखो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है सोडियम और ये एसिटिक एसिड से आ रहा है, ये वीक एसिड होती है, ठीक है। तो जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये CH3COO माइनस में और Na प्लस में इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है CH3COO माइनस, ये कहाँ से आता है हमारे पास? CH3COOH से आता है, ठीक है ना। इस एसिड से आ रहा है ये वाला पार्ट, तो ये तुम्हारी वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। Na प्लस कहाँ से आएगा? ये NaOH से आएगा और NaOH क्या होता है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका मतलब ये वीक एसिड हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको जो हाइड्रोलिसिस होता है वो किस पार्ट का होता है? जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो हाइड्रोलिसिस होगा CH3COO माइनस का, ठीक है ना। ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा और वाटर से कौन सा पार्ट ये एक्सेप्ट करेगा? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और CH3COOH बनाएगा और यहाँ पर OH माइनस बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C मान लेता हूँ और इसकी 0,0 मान लेता हूँ और यहाँ पर अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो कितना हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पर? इसमें से हम CH कम करेंगे, C में से कितना कम करेंगे? CH, और CH इसका बना देंगे, CH इसका बना देंगे। तो जैसे हम पहले अल्फा को कम करते थे ना, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर हम H रखेंगे अल्फा की जगह पर और H को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो H को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहलाता है, अल्फा की तरह ही है। और यहाँ से C को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 1 - H भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो होगा तुम्हारा KH, ठीक है ना। पहले जैसे कि Ka और Kb हम लिखते थे वो एसिड और बेस के लिए लिखते थे, अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के लिए हम KH कांस्टेंट को लिखेंगे। ये भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। तो CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर आ जाएगी CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास KH इक्वल टू CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास? CH, OH की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है? CH, और CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है C और 1 - H। तो यहाँ से देखो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और KH इक्वल टू हम लिखेंगे CH² अपॉन 1 - H। और जो H होता है ना हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको हम 1 से काफ़ी कम मान लेते हैं। तो KH की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? CH² के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से जब हम H² इक्वल टू लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास KH अपॉन C और H इक्वल टू आ जाएगा √KH अपॉन C, ठीक है ना। H इक्वल टू आ जाएगा √KH अपॉन C, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इक्वल टू आ जाएगा √KH अपॉन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। कह रहा है pH ऑफ ए सोल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। एक सोल्ट है हमारे पास जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है और उसका pH का फॉर्मूला हमको बताना है, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों डायरेक्ट याद कर लो आप pH का फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए, ठीक है ना। ये होता है pH इक्वल टू 1 ये होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर pH इक्वल टू 1/2
PKW प्लस 1/2 PKA और प्लस 1/2 log C। ठीक है ना, ये तुम्हारा pH को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। और किसके लिए है ये? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, और जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होते हैं उनके लिए हम POH भी निकालते हैं। POH को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 PKW, ठीक है, माइनस PKA माइनस log C। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट होते हैं उन pH को निकालने का फॉर्मूला ये है और POH निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। कह रहा है विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर NH4Cl। NH4Cl के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा? ठीक है, अब देखो जो NH4Cl है ये किस प्रकार का सोल्ट है हमारे पास? तो ये सोल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्योंकि जो NH4 है तुम्हारा ये किस बेस से आएगा? NH4OH से आएगा। और तुम्हारा जो Cl है वो कहाँ से आता है? HCl से आता है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकाल दो और Cl को जोड़ दो तो हमारे पास NH4Cl बन जाता है ये सोल्ट। ठीक है ना, तो हम याद रखेंगे NH4Cl जो सोल्ट है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमको रिलेशन बताना है, कौन सा सही रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखो जो तुम्हारा NH4 जैसे कि Cl है, जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो ये NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो ये तो तुम्हारा वीक बेस था ना, तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl, तो ये तुम्हारा वीक बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किसका होता है? हाइड्रोलिसिस होता है तुम्हारा पॉजिटिव वाले पार्ट का। समझ रहे ना, ये जो तुम्हारा NH4 प्लस है ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से ये OH माइनस इसमें जुड़ेगा तो NH4OH बनेगा और यहाँ पर H प्लस प्रोड्यूस हो जाएंगे इस तरीके से। समझ रहे हो? तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो NH4Cl है तुम्हारा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है और आप देख रहे हो यहाँ पर कि कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हम एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं। देखो कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लो ये कैटायनिक पार्ट है B+ और इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पर, तो ये वाटर से क्या एक्सेप्ट करेगा? OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा और ये बनेगा BOH और क्या बचेगा यहाँ पर? H प्लस बचेगा। ठीक है ना, तो ये कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस मैंने एक जर्नल रिएक्शन लिखी है। तो इसका जो कांस्टेंट होगा KH, ठीक है ना, KH इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम? तो वो लिखा जाएगा बच्चों BOH और यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर B+ की कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जो बेस बना है यहाँ पर, अगर जो बेस बना है BOH, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? B पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। वैसे ये वाला जो इक्वेशन बनाना है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, ये बेस है तुम्हारा, तो बेस का हम कांस्टेंट क्या लिखते हैं? KB, और KB इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? B पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन और BOH की कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक बार और देखो, जब हम वाटर को डिसोसिएट करते हैं तो वाटर कैसे टूटता है? H प्लस में और OH माइनस में, और इसके लिए हम क्या लिखते थे? KW, और KW इक्वल टू हम लिखते थे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये इस प्रकार लिखना है कि KH इंटू KB अपॉन KW। ठीक है ना, अगर मैं ये रेशो निकालता हूं तो देखो क्या आता है, ये ध्यान से देखना। तो KH की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? ये वाली टर्म लिखूंगा यहाँ से। ठीक है,
तो KH की जगह पर लिख दो BOH की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू KB। तो KB की जगह पर ये इक्वेशन 2 रख दो, B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में BOH की कॉन्सेंट्रेशन, और अपॉन में KW है तो उसको 1 अपॉन में लिख लो, और KW की वैल्यू रख दो इक्वेशन 3 से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे देखो ये BOH से BOH कैंसिल हो जाएगा, ये H प्लस से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर B प्लस से B प्लस कैंसिल हो जाएगा, और OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि KH इंटू KB अपॉन KW किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं KH की वैल्यू निकालूंगा तो ये तो अपॉन में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो KH इक्वल टू हम लिख सकते हैं KW अपॉन KB होगा। ठीक है, KH इक्वल टू क्या होगा, KW अपॉन KB होगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन को मैच कर सकते हैं, ये रिलेशन आ गया हमारा। और एक सोल्ट के लिए रिलेशन आया हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्ट के लिए, KH इक्वल टू KW अपॉन KB, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, तो आप ये रिलेशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कह रहा है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड व्हेन। तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का जो प्रिंसिपल है ये अप्लाइड कब किया जाता है, जब कोई आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर पार्शियली सोलुबल हो, तो तब हम सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का प्रिंसिपल लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 पढ़ना, ये सही जाएगा कि एनी आयनिक कंपाउंड इज स्पेरिंगली सोलुबल इन ए लिक्विड। जब लिक्विड के अंदर आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, स्पेरिंगली सोलुबल होते हैं, मतलब पार्शियली सोलुबल होते हैं, तो तब हम सोलुबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कह रहा है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज KSP। AgCl का सोलुबिलिटी प्रोडक्ट KSP है, देन द सोलुबिलिटी ऑफ Ag इन x मोलर KCl। तो यहाँ पर देखो AgCl को जब मैं डिसोसिएट करूंगा तो ये Ag प्लस में और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, और जब हम KCl को डिसोसिएट करेंगे तो ये तो स्ट्रॉन्ग होता है ना बिल्कुल, तो ये K प्लस में और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन कॉमन आयन है, ये भी क्लोरीन को प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी क्लोरीन को प्रोड्यूस कर रहा है, और लेकिन ये क्या है तुम्हारा, एक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ये तुम्हारा सोल्ट है। तो हम स्ट्रॉन्ग सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे, KCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है ना, x मोलर दिया हुआ है, तो ये तो 100% डिसोसिएट होगा ना। जो KCl की कॉन्सेंट्रेशन है वही किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्लोरीन की भी होगी। तो हम इसकी सोलुबिलिटी को S मानेंगे, इसकी भी S, लेकिन इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, X को ऐड करना होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के सामने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान ली जाती है, 0 मान ली जाती है। तो अब हम इसका जब KSP लिखेंगे AgCl के लिए, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास KSP इक्वल टू, इसकी सोलुबिलिटी S है और इसकी X है। तो जब हम यहाँ पर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको सोलुबिलिटी निकालनी है AgCl की, मतलब S निकालना है। तो S इक्वल टू आ जाएगा KSP अपॉन X। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कह रहा है द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द KSP ऑफ SnS2। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको बस डिसोसिएट करना आना चाहिए हमको। तो SnS2 जो ये SN टिन है, और टिन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, और 14 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इसके ऊपर +4 आएगा, और 2 सल्फर है तो 1 सल्फर पर लिखेंगे 2 नेगेटिव, 2 सल्फर पर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 नेगेटिव हो जाएगा और 4 पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसकी सोलुबिलिटी को हम कितना मानेंगे, S, वो 2S, लेकिन ये तो आपको मानना ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर दो। KSP इक्वल टू क्या होगा, Sn+4 की कॉन्सेंट्रेशन और S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा जाएगा इसका KSP।
जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। कह रहा है द KSP ऑफ ए स्पेरिंगली सोलुबल Ag2CrO4 इज 4 × 10⁻⁻12 मोलर सोलुबिलिटी ऑफ द सोल्ट। तो सोलुबिलिटी निकालनी है हमको यहाँ पर। Ag2CrO4 जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये 2Ag प्लस में और तुम्हारा CrO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट होगा। तो इसकी हम सोलुबिलिटी को कितना मानेंगे 2S और इसका कितना मानेंगे S। तो यहाँ पर जब हम KSP को लिखेंगे तो KSP आ जाएगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और CrO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो Ag की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानी है मैंने 2S मानी है, तो 2S का स्क्वायर कर दो। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है S है। ठीक है ना, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा ये 4S स्क्वायर इंटू S, मतलब हम कहेंगे KSP इक्वल टू 4S क्यूब। ठीक है ना, और S क्यूब इक्वल टू आ जाएगा KSP अपॉन 4 और तुम्हारा S इक्वल टू आ जाएगा KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। तो KSP की वैल्यू रख दो। KSP कितना गिवन है हमको 4 × 10⁻⁻12 अपॉन 4 और इसकी पावर कितनी करनी है 1/3। तो 4 से तो देखो 4 कैंसिल हो गया और ये पावर सोल्व करनी है आपने, तो 3 चौक 12। तो S इक्वल टू आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ठीक है ना, तो मोल पर लीटर में हमारी सोलुबिलिटी ये होगी 1 × 10⁻⁻4। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कह रहा है प्रेसिपिटेशन अकर ओनली इफ आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए प्रेसिपिटेशन करने के लिए। तो देखो क्या होता है, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल बताता हूँ AgCl है, तो AgCl ब्रेक होगा तो Ag प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। तो जब हम कैटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिखेंगे इस तरीके से, तो ये आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, और जब ये आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर हो, जब ये आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर होता है तो तब सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड। ये जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ये लिखते हैं फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब आयनिक प्रोडक्ट कह रहा है कि तुम्हारा प्रेसिपिटेशन यदि आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यदि KSP की वैल्यू कम हो और मान लो आयनिक प्रोडक्ट तुम्हारा ज़्यादा हो। ठीक है ना, जो आयनिक प्रोडक्ट है वो हमारे पास ज़्यादा है और KSP कम है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और यदि KSP बराबर आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट के, ठीक है ना, आयनिक प्रोडक्ट के यदि बराबर आ रहा है KSP, तो तब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि KSP की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और आयनिक प्रोडक्ट कम आ रहा है, तो तब हम क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पर तो प्रेसिपिटेशन कराना है, तो प्रेसिपिटेशन कराने के लिए आयनिक प्रोडक्ट को ज़्यादा होना पड़ेगा KSP से। तो इसका आंसर क्या होगा एक्सीड KSP, मतलब KSP से जब ज़्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट तो तब प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कह रहा है द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 जिसका KSP इतना है इज ऑब्टेन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। तो ये ऑप्शन बता रखा है कि हम कौन सा कैल्शियम और फ्लोरीन का, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ले कि इसका प्रेसिपिटेशन हो जाए। तो मैंने अभी बताया प्रेसिपिटेशन होने के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है वो तुम्हारा KSP से ज़्यादा आना चाहिए। तो बताओ कैल्शियम फ्लोराइड जब डिसोसिएट करेगा तो ये कैल्शियम +2 बनाएगा और तुम्हारा 2F- बनाएगा। ठीक है, अब हम आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं और इन ऑप्शन के हिसाब से। तो आयनिक प्रोडक्ट हम यहाँ पर ऑप्शन 1 चेक करके देखते हैं, इक्वल टू क्या होगा
देखो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है तुम्हारी, ये S होगी, ये 2S होगी, है ना। तो यहाँ पर S कितना दिया हुआ है, ये हुआ है आपका, इसको तुम ऐसे रखोगे 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। और ये 2 × 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और कोफिशिएंट पावर में भी जाता है। तो ये 10⁻⁻⁴ और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 × 10⁻⁸ और ये आ जाएगा 4 × 10⁻12। तो देखो जो आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से छोटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो पावर 10⁻−10 है और यहाँ पर हमारी पावर 10⁻−12 आ रही है, तो ये तो कम है ना। जबकि आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आना चाहिए प्रिसिपिटेट होने के लिए, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है ना। आयनिक प्रोडक्ट तो इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻² कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन है और इस फ्लोरीन की लिखेंगे 2 × 10⁻³ और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा -2 × 4 × 10⁻⁻6, ये आ जाएगा आपका 4 × 10⁻⁸, ठीक है ना। तो देखो ये ज़्यादा आ गया, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा कैल्शियम फ्लोराइड। अगर तीसरा ऑप्शन भी चेक करना है तो आयनिक प्रोडक्ट लिखोगे 10⁻⁻⁴, ये कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन, और 2 × 10⁻³ का स्क्वायर कर दोगे या फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन, तो 10⁻⁻⁴ इंटू ये हो जाएगा 4 × 10⁻�6, तो ये आएगा आपका 4 × 10⁻10। तो ये लगभग आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर सा ही आ रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। जबकि ऑप्शन नंबर 2 में जो वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा बिल्कुल ही। और जबकि अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आयनिक प्रोडक्ट कितना आएगा, उसमें 10⁻³ और तुम्हारा 2 × 10⁻5 का स्क्वायर करोगे तो -3 और ये आ जाएगा हमारा 4 × 10⁻10, तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 10⁻13, ठीक है ना। तो ये तो कम आ रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो आप ये कहोगे थर्ड ऑप्शन में तो सैचुरेटेड रहेगा लगभग सॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन होगा सेकंड ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोल्ट डिजोल्व इन वाटर टू गिव एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन कौन देगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, ठीक है ना। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा सोल्ट देगा, एसिडिक सॉल्यूशन देगा जिसमें वीक तो क्या हो, बेस, और प्लस स्ट्रॉन्ग क्या हो, एसिड, ठीक है ना, वही तो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग क्या हो, एसिड। तो अब पहला एग्जांपल क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो देखो जो ये वाला पार्ट है ये तो वीक बेस से आता है और ये वाला पार्ट कहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, मतलब यही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला तुम्हारा सोडियम एसिटेट है, तो सोडियम एसिटेट को हम कैसे लिखते हैं, CH3COONA, तो तुम्हारा ये आ रहा है वीक एसिड से और ये वाला पार्ट आता है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये तो बेसिक सोल्ट होगा। तीसरा है तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट ये तुम्हारा आता है स्ट्रॉन्ग बेस से और ये आता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये तुम्हारा न्यूट्रल सोल्ट होगा। नेक्स्ट है बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम तुम्हारा आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से और ये तुम्हारा आ रहा है HBr, तो ये भी तुम्हारी इनऑर्गेनिक एसिड है, तो इसको भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड मान सकते हो, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी लगभग न्यूट्रल सोल्ट होगा। तो जो तुम्हारा यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा वो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और इन सभी क्वेश्चन का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप रफ कॉपी में इनको बिना देखें एक बार क्वेश्चन को करके ज़रूर देखें, ठीक है ना, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद हम फिर से क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अगली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।